हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। मैं कल जो है क्लास थोड़ी सी हमारी लास्ट में बंद हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो टेक्निकल इशू था। लेकिन आज मैं जो कल पॉइंट समझा रहा था उसी पॉइंट से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, कल मैं जो पॉइंट समझा रहा था, जिस समय मैं टेक्निकल इशू हुआ उससे जस्ट पहले हमारा पॉइंट चल रहा था, और वो था हमारा फोर्थ केस। क्या था? फोर्थ केस था वो। और फोर्थ केस था कि श्रोता स्रोत की तरफ तथा स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो। तो उस केस को आप वापस लिख लेंगे, श्रोता स्रोत की तरफ तथा स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए डायग्राम से समझेंगे कि श्रोता जो है वो स्रोत की तरफ जा रहा है, यानी श्रोता ऑब्जर्वर ऐसे जो सुनने वाला है वो जा रहा है स्रोत की तरफ। लेकिन स्रोत जो है वो श्रोता से दूर जा रहा है, यानी स्रोत उससे आगे चल रहा है। तो ऑब्जर्वर जा रहा है उसके पीछे पीछे, और स्रोत जो है वो आगे आगे चलते जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा चौथा केस जो कल चल रहा था। तो इस केस में जो आपको आभासी आवृत्ति सुनाई देगी वो क्या हो जाएगी? तो आप लिखेंगे आभासी आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? V प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन में V प्लस वी एस गुणा N। ठीक है, N क्या है? जो आवृत्ति वहाँ से प्रोड्यूस हुई है। VO क्या है? जो श्रोता है उसकी स्पीड। और VS क्या है? जो स्रोत है, जहाँ से साउंड क्रिएट हो रही है, जहाँ से आवृत्ति उत्पन्न हो रही है, उसकी वेलोसिटी। और V क्या है? जो तरंग है, ध्वनि तरंगें हैं, उनकी स्पीड है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, ये तो कब बात हुई? जब हमारा मीडियम जो है वो वायु हो। क्या? मीडियम जो है वो वायु है। अगर आप किसी अदर मीडियम में चले गए तो यहाँ पर माध्यम का भी फर्क पड़ता है, माध्यम का भी इफेक्ट होगा, माध्यम का भी प्रभाव पड़ेगा। तो अब आप केस लिखेंगे कि माध्यम की गति का प्रभाव। तो आपका जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसकी गति का भी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो मीडियम है उस मीडियम की वेलोसिटी, उस मीडियम का वेग है, मान लो कितना? Vm। ठीक है, ये वेग किसका है? माध्यम का वेग हो जाएगा ये तो। ठीक, अब देखिए, तो जब माध्यम का वेग है, जब मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर आप खड़े हैं, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं, उस मीडियम के अंदर भी अगर वो जो मीडियम है वो भी गतिशील हो जाए, तो ध्वनि का जो वेग है जो श्रोता के सापेक्ष होगा वो क्या हो जाएगा? तो तब ध्वनि का वेग, तो उस समय ध्वनि का जो वेग है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। और उस समय ध्वनि का वेग हो जाएगा V माइनस Vm। कब? जब आपका जो भी माध्यम है, वो माध्यम यानी कि वायु जो है आपकी, वो स्रोत और श्रोता को मिलाने वाली रेखा की ओर चल रही हो, यानी कि स्रोत और श्रोता की तरफ चल रही हो। समझ में आ गई बात? तो आप ये कह सकते हैं कि वायु व ध्वनि की
एक दिशा, यानी कि जब वायु और ध्वनि यानी एयर एंड साउंड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, तब आपको ध्वनि का वेग कितना सुनाई देगा, v माइनस वी एम होगा। ठीक है। और जब हमारे क्या हो जाए, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए ध्वनि का वेग हो जाएगा v प्लस वी एम। कब हो जाएगा, जब आपकी वायु यानी जो माध्यम है वो और जो ध्वनि है वो उन दोनों की ध्वनि की दिशा एक दूसरे से विपरीत। समझ में आ गई बात। तो जब वायु और ध्वनि की दिशा एक दूसरे से विपरीत है तो ध्वनि का वेग हो जाएगा v प्लस वी एम। और जब वायु और ध्वनि की दिशा एक ही है तब हमारे को ध्वनि का वेग कितना सुनाई देगा, तो तब सुनाई देगा v माइनस वी एम। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप आभासी आवृत्ति के अभी तक जितने भी फॉर्मूले लिख चुके हैं एन डैश से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, और उन सभी फॉर्मूलों में केवल और केवल फ़र्क क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपने v लिखा उसकी जगह जैसे ही माध्यम गतिशील होता है तो आप v प्लस माइनस वी एम कर देंगे। बाकी तो v ऑब्जर्वर वाले जो 4 केस है वो तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, ये v प्लस माइनस वी एम और ये प्लस माइनस वी एस तो होगा ही होगा। ये सब तो बाकी तो सब वही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ आएगा n। तो आभासी आवृत्ति जब माध्यम भी गतिशील है तब हमारे केवल और केवल क्या फ़र्क पड़ता है कि जहाँ हम देखो ये v लिख रहे हैं उस v की जगह अब ध्वनि का वेग आप क्या यूज करोगे, वो ये दो केसों पर डिपेंड करेगा। एक दिशा में है तो v माइनस वी एम, दोनों विपरीत दिशा में है तो v प्लस वी एम यूज करोगे। किसकी जगह, इस ध्वनि के वेग की जगह। तो आपके जो नए अलग अलग 4 मैंने फॉर्मूले कल लिखवाए थे उन सभी फॉर्मूलों में v की जगह प्लस माइनस वी एम यूज होगा। तो फिर एक बार प्लस था ऊपर एक बार माइनस आता है, वो सब अलग अलग फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हो। तो माध्यम का भी फर्क पड़ता है, आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का अब कोई टेंशन होगा या आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इस डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है वो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे हिसाब से और बहुत ही आसान शब्दों के अंदर आप सभी लोगों के सामने रख दिया है, और मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में भी आई होगी। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन होगा इसी डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए तो आप अब क्वेश्चन भी लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले कि एक मोटर गाड़ी 124 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए, ठीक है क्वेश्चन लिख लो बाद में सब समझा दूंगा, बजाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ऊंची दीवार की ओर गति करती है। ठीक है, ड्राइवर द्वारा
सुनी हुई, ड्राइवर द्वारा सुनी हुई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, ध्वनि का वेग कितना लोगे, 330 मीटर प्रति सेकंड है। समझ में आ गई बात। ठीक है, देखा आपने क्या दे रखा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी जो 124 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ऊंची दीवार की ओर जा रही है। ठीक है, तो ड्राइवर के द्वारा सुनी हुई परावर्तित जो ध्वनि है या जो आभासी ध्वनि है वो क्या होगी। ध्वनि का वेग लेना है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और डॉपलर इफेक्ट के जो अलग अलग केस थे, पहला केस क्या था, दोनों स्थिर हो। तो क्या यहाँ दोनों स्थिर है? नहीं, गाड़ी चल रही है ना, जो डेवलप कर रहा है, जो आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है वो तो चल रहा है। तो ये तो रुकने वाला केस तो है नहीं, चलने वाला केस है। उसके बाद चलने वाले केस में भी मैंने क्या बताया था कि भाई चलने वाले में भी एक चल रहा हो और एक रुका हुआ हो तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि भाई मोटर गाड़ी जो है, जो स्रोत है वो तो चल रहा है, ठीक है, और वो जा किस ओर रहा है, दीवार या फिर हम ये कह सकते हैं प्रेक्षक की ओर जा रहा है। जबकि दीवार है वो तो क्या है, खड़ी है। भाई दीवार थोड़ी चल रही है, हैं? दीवार चल रही है क्या? तो दीवार तो खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो श्रोता है वो तो रुका हुआ है, ठीक है, और जो आपके स्रोत है जो डेवलप कर रहा है वो चल रहा है। तो हमें क्या कहा था, जब श्रोता गतिशील है, जो ड्राइवर है, देखो प्रोड्यूस हो गई है, अब उसके अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा होगा बताओ, हैं? ड्राइवर की गाड़ी तो चल रही है भाई, कि गाड़ी रुकी हुई है? खुद ही बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा, गाड़ी रुकी हुई है या गाड़ी चल रही है? तो दीवार तो रुकी हुई है, लेकिन उस दीवार से फिर वो फ्रीक्वेंसी टकराई। तो यहाँ पर दो केस है। पहले केस में क्या होगा, देखिए मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम से, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो। ये हमारी दीवार है, क्या है, दीवार, ठीक है, ये बना दी दीवार। अब इस ओर जा रही है क्या, मोटर गाड़ी, ठीक है। इसने 124 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति उत्पन्न करी, वो आवृत्ति जा कर के यहाँ टकराई होगी, ठीक है। तो मीडियम चल, जो आपका स्रोत है वो चल रहा है और श्रोता जो यहाँ पर दीवार पे होगा वो तो खड़ी है दीवार, तो यहाँ खड़ा है। तो पहले तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी उसको कहेंगे एन डैश, यानी भाई यहाँ से जब आ रहा होगा तो दीवार पे कोई खड़ा होता तो उससे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। फिर अब वो टकरा करके, ये टकराई ऐसे, ठीक है, और टकरा कर वापस जाएगी, क्या भाई, आवृत्ति वापस भी तो जाएगी, मोटर गाड़ी की जो आवृत्ति है वो वापस जाएगी। तो ये वापस जा रही है, ठीक है, तो ये वापस जा रही है और इस मोटर गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को, ये यहाँ मान लो ड्राइवर है, तो इस ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे हम कहेंगे एन डबल डैश। समझ में आई बात। पहले केस में क्या होगा कि स्रोत चल रहा होगा और श्रोता रुका हुआ होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि श्रोता जो है वो चल रहा होगा और स्रोत रुक जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये दो केस लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एन डैश की वैल्यू निकालते हैं।
तो एन डैश बराबर क्या होगा, एन डैश में हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस गुणा n, क्योंकि पहले क्या है, जो श्रोता है वो रुका हुआ है, तो श्रोता रुका हुआ होता है तब फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, v अपॉन वी माइनस एस इंटू एन। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करने से बढ़िया है, हम एन डबल डैश के लिए केस लगा रहे हैं, तो एन डबल डैश क्या कहता है कि जो स्रोत है वो रुका हुआ है और श्रोता चल रहा है। ठीक है, तो तब क्या हो जाता है, तो तब हो जाता है v प्लस वी ओ अपॉन में v मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी, एन डैश मल्टीप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ड्राइवर को टकरा कर आने वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो टकरा कर कौन सी वाली आएगी, एन डैश वाली आएगी। तो अब आएगा यहाँ एन डैश का मान, एन डैश की वैल्यू क्या है, v अपॉन वी माइनस एस इंटू एन है, यहाँ पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, v प्लस वी ओ अपॉन में v गुणा v अपॉन v माइनस वी एस गुणा n, ये हो जाएगी। अब देखो ये जो है टकरा जाएंगे वो तो कट जाएंगे, तो ये v से v कट गया, v प्लस वी ओ अपॉन में v माइनस वी एस गुणा n बन गया। अब जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दो, तो v तो कितना लेना है, ध्वनि का वेग 330 प्लस ऑब्जर्वर जो है उसकी स्पीड कितनी है भाई साहब, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो है कौन, ड्राइवर, और ड्राइवर की स्पीड कितनी होगी, जितनी रेलगाड़ी की है, और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, अरे भाई सीधी सी बात है, 5/18 से गुणा, ये हो गया 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पुट कर देंगे कितना, 20 बट्टे वापस से 330 माइनस वी एस का मतलब है स्रोता की स्पीड, सॉरी स्रोत की स्पीड, सोर्स की स्पीड, और सोर्स जो है वो आपका स्पीड क्या होगा, अरे भाई सोर्स की स्पीड क्या होगी, है बताइए, अरे सोर्स की स्पीड भी हो जाएगी 20 ही। क्यों, अरे उत्पन्न किसने करी थी, मोटर गाड़ी ने उत्पन्न करी थी ना, तो स्पीड तो 20 ही होगी, तो ये यहाँ 20। ठीक है, और कितनी उत्पन्न करी थी, 124 कंपन प्रति सेकेंड। इसको करो सॉल्व, ये हो जाएगा 350/310, कितना हो जाएगा, 350/310 गुणा 124। अब ये काटा पीटी मचाओ, देखो 0 से 0 और 31 से ये 4 बार, 4 × 35 होता है 140 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी 124 कंपन प्रति सेकंड सुनाई देने चाहिए थे मोटर गाड़ी से, उससे टकराने के बाद और डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अब जो है ड्राइवर को कितनी स्पीड सुनाई दे रही होगी या कितनी कंपन जो है फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, तो फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 140 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी, 140 हर्ट्ज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग इतना प्यार बनाए हुए हैं, और आप सभी लोगों को जैसा कि पता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा तो करवाऊंगा, तो उसी की श्रृंखला में हम देखते हुए तरंग गति जो टॉपिक है वो हमारा होता है समाप्त। कैसे समाप्त, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए समाप्त, आप लोगों के लिए समाप्त है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको क्या करनी है दोस्तों, अभी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आप जहाँ से भी अभी अरेंज कर रहे हैं वहाँ से बहुत बढ़िया है। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन को जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा
हूँ। मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, इस दिल में नशा तेरे दीदार का है। ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, मेरे इन नैनों में नशा तेरा प्यार का रहने दे, मेरे नैनों में नशा तेरे प्यार का रहने दे। तो आप सभी लोगों के नैनों में प्यार अभी किसका होना चाहिए? लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, राजस्थान जीके, बायोलॉजी, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके और करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मनोविज्ञान, ये सब आपकी नैनों में, आपकी आँखों में, इन सभी के प्यार का नशा होना चाहिए, तभी आप सभी लोगों को सक्सेस मिल सकती है। और आज के इस लेक्चर के बाद हमारा तरंग गति जो टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए होता है समाप्त। आप सभी लोग अब क्या करेंगे? अब करेंगे आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस, और न्यू सेशन, न्यू टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए और कब स्टार्ट किया जाए जल्दी बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके सभी दोस्त बताएंगे। और जो कल के वीडियो में गलती हो गई थी लास्ट में, तो उसको आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ ये हो जाता है आपका समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।